हेलो एवरीवन। सो थोड़ा सा बायोऑर्गेनिक में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले थे, एसओडी। ओके, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। सो पहली बात तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो देखो, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का मतलब ये होता है कि हम लोग सुपर ऑक्साइड को डिग्रेड करते हैं, ब्रेक करते हैं। हमको ब्रेक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे जो हानिकारक मॉलिक्यूल्स, हानिकारक केमिकल्स होते हैं उससे फाइट करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। तो उसमें जब हमको ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जो होता है, सुपर ऑक्साइड बहुत हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, मैं बताऊँगा अभी आगे। सपोज जैसे हम कोई ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ओके, और हम लोग जानते हैं कि अराउंड सेल के इन्वायरमेंट्स, द इन्वायरमेंट ऑफ सेल इज़ रियली वेरी रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत रिड्यूसिंग नेचर का होता है मोस्टली सेल के अराउंड। तो होता क्या है कि जब वो ऑक्सीजन इन केस अगर ऑक्सीजन आ गया सेल के इन्वायरमेंट के आसपास तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है सुपर ऑक्साइड में, O2- में। और सुपर ऑक्साइड जो है भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मतलब सपोज करो हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली किन बायोमोलिक्यूल से बनी होती है? लिपिड्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स। नहीं, सपोज अगर लिपिड्स की बात करूँ तो जैसे तुम अगर वो पढ़े होगे, लिपिड्स जो होते हैं बेसिकली वो बाई लेयर्ड होते हैं। बाई लेयर्ड लिपिड्स का मतलब जैसे तुम सेल वॉल अगर पढ़े होगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पर तुमको पता होगा जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाई लेयर का होता है, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर से बना होता है। तो उसमें भी एक लेयर होता है, ये उसके नीचे एक लेयर होता है, ठीक है। जो लेयर हम लोग शो कर रहे हैं उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है वो पोलर पार्ट होता है, और जो अंदर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वो नॉन पोलर पार्ट होता है। लिपिड्स के दो पार्ट होते हैं, एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर हेड होता है। और एक पूरे सेल को कवर करना है अगर, तो सेल के आउटर पार्ट पोलर पार्ट होता है, ठीक है। फिर सेल के अंदर थोड़ा सा स्पेस होगा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा तो फिर एक और सेल वॉल होती है, क्योंकि बाई लेयर का मतलब सेल वॉल होती है। तो नीचे वाली जो अंदर वाली सेल वॉल होती है उसके अंदर वाला जो फेस होता है वो पोलर होता है। कहने का मतलब क्या कि दोनों लेयर के बीच में हमेशा नॉन पोलर हेड रहता है लिपिड्स का। अब जो सपोज करो, अब हाँ, सुपर ऑक्साइड जो होता है वो लिपिड के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्शन करता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा तो क्या होगा? तो लिपिड्स में जो हाइड्रोफोबिक मतलब कार्बन कार्बन मोस्टली बॉन्ड होते हैं, और कार्बन कार्बन मोस्टली बॉन्ड जो होते हैं वो होमोलिटिक बॉन्ड्स क्लीवेज शो करते हैं इन जनरल, बिकॉज हेट्रोलिटिक इज रियली डिफिकल्ट फॉर दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो होता क्या है कि जब सुपर ऑक्साइड जाते हैं लिपिड्स के हाइड्रोफोबिक पार्ट के पास, तो वो उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और वहाँ पर लिपिड हाइड्रोक्सी पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये अब एक पोलर हेड हो गया। तो अब क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि बाई लेयर्ड के बीच में नॉन पोलर हेड होता है, ना कि पोलर। तो अब क्या होगा? ये लिपिड अपना स्ट्रक्चर स्विच करने की कोशिश करेगा सो दैट कि अंदर का जो पोलर पार्ट भी क्रिएट हुआ वो बाहर जा सके। और इससे होता क्या है कि पूरा सेल वॉल ही क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये लिपिड्स के साथ सुपर ऑक्साइड जब आता है कॉन्टैक्ट में तो क्या इफेक्ट होता है? वो हो गया। प्रोटीन्स के साथ अगर होता है तो प्रोटीन्स में बेसिक कॉन्स्टिट्यूट एमिनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड में मोस्टली जो एसएच एमिनो एसिड, थायो, सिस्टीन हो गया, मिथाइनिन हो गया, इसमें सल्फर का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। और डीएनए बेसिकली कि न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा अटैकिंग पार्ट होता है सुपर ऑक्साइड के लिए? तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर, ये दोनों अटैकिंग पार्ट होते हैं कि मतलब सुपर ऑक्साइड आएगा तो यहीं पर अटैक करेगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो हमारे लिए, बॉडी के लिए सुपर ऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल है। सुपर ऑक्साइड बहुत सारे रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट कर देता है। अगर हमारे स्किन के जो नीचे कोलेजन होता है, कोलेजन को ब्यूटी प्रोटीन बोला जाता है। तो होता क्या कि वो सुपर ऑक्साइड कोलेजन के पास आते हैं, फिर उस कोलेजन के पास आने के बाद वहाँ पर चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, फिर रेडिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमको टाइम मतलब हमारी छोटी एज में ही एजिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। जो चेहरा होता है यहाँ पर रिंकल्स आने लगती है। दिस इज द प्रॉब्लम। सुपर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो अब इससे लड़ने के लिए हमारे जो गॉड हैं, ही वॉज अ वेरी गुड केमिस्ट। उन्होंने हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स इंस्टॉल करके रखे हैं। उसमें से एक सिस्टम होता है सुपर ऑक्साइड से लड़ने के लिए, एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ये एक तरह का एंजाइम होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये सुपर ऑक्साइड को पकड़ता है और कहता है या तो हम तुमको ऑक्सीडाइज करेंगे या तो तुमको रिड्यूस करेंगे।
ऑक्सीडाइज करके वो कहाँ पर ले जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर, एंड ऑक्सीजन इज वेरी फ्रेंडली इन आवर बॉडी, ठीक है। और रिड्यूस करके कहाँ ले जाएंगे, पेरोक्साइड के अंदर। और इसके बाद पेरोक्साइड से लड़ने के लिए भगवान ने और एक एंजाइम बना रखा है, पेरोक्सीडेज, सुपर कैटलेज, ये सब एंजाइम्स, वो सब क्या करते हैं, इस पेरोक्साइड को ईजिली ऑक्सीजन में डिग्रेड कर देते हैं। सो हम लोग पढ़ना है, हमारा टॉपिक है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या करता है, ये सुपर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है। अगर ये सुपर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया, मतलब खुद रिड्यूस हुआ, तो उस टाइम ये कहलाएगा सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेज, क्योंकि उसने ऑक्सीडाइज किया सुपर ऑक्साइड। और अगर इसने ऑक्सीजन और सुपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके पेरोक्साइड में ले गया, तो उसको बोला जाएगा सुपर ऑक्साइड डिडक्टेज। योर डिस्म्यूटेज वर्ड इज कॉमन फॉर बोथ, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करोगे तो या तो तुम ऑक्सीडाइज वर्ड का यूज करोगे या तो रिड्यूस वर्ड का, ओके। अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो देखो, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का जो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है, उसमें 2 मेटल सेंटर होते हैं। एसओडी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिंक कॉपर एसओडी होता है, मैग्नीज जिंक एसओडी होता है, बट अपने ह्यूमन बॉडी में जिंक कॉपर एसओडी जो होता है वो मेन होता है, ठीक है। मेन जिंक कॉपर एसओडी होता है, और मैग्नीज आयरन एसओडी तुम्हारा बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी ह्यूमन के बारे कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखो, जिंक कॉपर एसओडी में जो जिंक होता है वो रेडॉक्स इनएक्टिव सेंटर होता है, करेक्ट। और जो कॉपर होता है वो रेडॉक्स एक्टिव सेंटर होता है, वो स्विच कर सकता है 1 to 2 कॉपर 1 2। जिंक जो होता है उससे 3 हिस्टिडीन ग्रुप जुड़े होते हैं और एक स्पार्टिक एसिड ग्रुप लगा होता है, ठीक है, स्पार्टिक एसिड लगा होता है। अब होता क्या है कि कॉपर जो होता है, कॉपर से भी 3 हिस्टिडीन ग्रुप जुड़े होते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से, कॉपर यहाँ पर +1 में होता है। जब तुम्हारा एक्टिव साइड फॉर्म होता है कॉपर 2 वाला, कॉपर 2 वाले में क्या होता है, कॉपर और जिंक ये दोनों मेटल जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ इमिडाजोल रिंग, और वो इमिडाजोल रिंग इनिशियली जिंक का ही पार्ट होता है। जिंक से 3 हिस्टिडीन ग्रुप लगे होते हैं, 3 में से जो एक हिस्टिडीन ग्रुप होता है उसमें एक नाइट्रोजन से तो जिंक जुड़ा होता है, लेकिन दूसरा नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। वो हाइड्रोजन क्या होता है, डीप्रोटोनेट हो जाता है, और उस हाइड्रोजन की जगह पर कॉपर मेटल आके जुड़ जाता है जिंक इमिडाजोल के दूसरे नाइट्रोजन से। तो ये तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया कि एसओडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जिंक होता है, कॉपर होता है, जिंक से तुम्हारे 2 हिस्टिडीन होते हैं, एक स्पार्टिक एसिड होता है और एक इमिडाजोल रिंग जुड़ा होती है, उसी इमिडाजोल रिंग से एक कॉपर जुड़ा होता है, उस कॉपर से तुम्हारे 2 हिस्टिडीन जुड़ा होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। यहाँ पर देखो एक और बात बताने वाली है कि 3 हिस्टिडीन होते हैं, कॉपर जब 2 स्टेट में होता है तो कॉपर से हमेशा 3 हिस्टिडीन ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक वाटर ग्रुप जुड़ा होता है, और एक इमिडाजोल रिंग जुड़ी होती है। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 पे जब होती है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, और जिंक तो ऑलवेज +2 में रहता है और वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 ही रहता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कॉपर जो होता है वो रिड्यूस फॉर्म में, देखो कॉपर 2 होगा तो किस में जाएगा, कॉपर 1 में। कॉपर 2 अगर कॉपर 1 में गया तो उसका मतलब उसने ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा, और वो इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया होगा तो खुद क्या हुआ, रिड्यूस, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा। तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज करता है किसी को, मतलब सुपर ऑक्साइड को, तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और किस में कन्वर्ट होता है वो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, सॉरी ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीजन में जाएगा, और उस जब वो इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड हुआ है वो कॉपर 2 एक्सेप्ट करके कॉपर 1 में चला जाता है, ठीक है। और सिमिलरली तुम्हारा कॉपर 1 रहता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो तुम्हारा सुपर ऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करके सुपर ऑक्साइड में पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा, कैसे रिड्यूस होगा, समझ में आएगा। इसके लिए एक डिस्म्यूटेज एक्टिविटी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कैसे सिस्टम ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड को। तो इनिशियली मेरे पास कॉम्प्लेक्स होता है एसओडी का, सिंपल जिंक कॉपर एसओडी का, जिंक +2 आराम से, कॉपर +2 आराम से, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब होता क्या है कि सुपर ऑक्साइड आता है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि सुपर ऑक्साइड जो होता है उसके पास एसओडी जो होता है वो उसके पास सुपर ऑक्साइड को लाना पड़ता है, और सुपर ऑक्साइड नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कोई तुमको स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज सेंटर की ज़रूरत होगी जो तुम्हारा एसओडी के आसपास ही हो, तो वो पॉजिटिव चार्ज का किरदार निभाता है तुम्हारा आर्जिनिन। प्रोटोनेटेड आर्जिनिन, वेरी स्ट्रांगली बेसिक,
ओके, बिकॉज ऑफ कैनोनिकल इक्विवेलेंट रिजनरेटिव स्ट्रक्चर। तो बहुत ही स्ट्रांगली पॉजिटिव सेंटर होता है आर्जिनिन। वो क्या करता है, वो सुपर ऑक्साइड को अपने पास बुलाता है, साथ ही साथ कॉपर के साथ बाइंड होने में हेल्प करता है। देखो आर्जिनिन के मोस्टली दो काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होते हैं। पहला कि वो सुपर ऑक्साइड को अपने पास बुलाकर वाटर से रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करवाता है कॉपर सेंटर पे, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, जब तुम्हारा सुपर ऑक्साइड कॉपर से जुड़ जाएगा तो उस टाइम वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रोवाइड करता है। तो ये आर्जिनिन के दो काम हो गए। अब ध्यान से समझना, अब होता क्या है कि अभी तुम्हारे सिस्टम में सुपर ऑक्साइड का ऐड हो चुका है। अब होगा क्या कि वो सुपर ऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और खुद कन्वर्ट होगा O2 में, इज इट? और वो जो इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुआ है वो अब एक्सेप्ट करेगा कौन, कॉपर 2। इनिशियली कॉपर प्लस 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में था जब वो कॉपर +2 में था। अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो +1 में जाएगा, और कॉपर +1 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें 3 हिस्टिडीन ग्रुप और कॉपर 1 स्टेट में रख के अलग हो जाता है, ठीक है। एक बात और, जब कॉपर 1 कॉपर 2 में कन्वर्ट होने जाता है, मतलब जिंक सेंटर से ऐड होने जाता है विद हेल्प ऑफ इमिडाजोल रिंग, तो वो 1 एंगस्ट्रॉम शिफ्ट होता है, ठीक है। इनिशियली सपोज करो ये तुम्हारा कॉपर सेंटर है, ये जिंक सेंटर है, तो कॉपर और जिंक बीच में डिस्टेंस अगर x है, तो जब कॉपर +1 से +2 में जाना होगा, मतलब उस जिंक से बाइंड होने जाएगा, तो वो 1 एंगस्ट्रॉम शिफ्ट होता है किसके पास, जिंक सेंटर के पास। वो शिफ्ट इसलिए होता है ताकि वो कॉपर 2 जो फॉर्म हो उसको कौन स्टेबलाइज कर सके, इमिडाजोल का नाइट्रोजन, ठीक है, ठीक है। शिफ्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी बाद में किस फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ दैट कॉपर 2 विद हेल्प ऑफ इमिडाजोल नाइट्रोजन। तो ये तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल था। कॉपर आर्जिनिन ने क्या किया, सुपर ऑक्साइड को लाया कॉपर सेंटर के पास, कॉपर सेंटर से सुपर ऑक्साइड बाइंड हुआ, फिर सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन में, उसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, वो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने एक्सेप्ट करके कॉपर 2 से कॉपर 1 में चला गया, कॉपर 1 में जाने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से वो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आधा प्रोसीजर कंप्लीट। यहाँ पर सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब बारी है सुपर ऑक्साइड का रिडक्शन होना। अब दूसरा सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा, वो क्या करेगा, वो सुपर ऑक्साइड ऐसे इजीली रहेगा O2 नेगेटिव फॉर्म में। उस सुपर ऑक्साइड से इमिडाजोल का NH जो होता है, जिससे ऑलरेडी कॉपर तुम्हारा जुड़ा होता पहले, फिर जब वो कॉपर 1 में कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोलिसिस की वजह से कॉपर अलग हो गया और वो नाइट्रोजन NH में कन्वर्ट हो गया। वो H अब तुम्हारा सुपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। सुपर ऑक्साइड के साथ 3 लोग मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, एक तो इमिडाजोल का नाइट्रोजन, दूसरा आर्जिनिन का हाइड्रोजन, और तीसरा वाटर मॉलिक्यूल वहाँ आसपास होता है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब इतनी सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सुपर ऑक्साइड इतना स्टेबल हो जाता है कि वो ईजिली अपना वो, अब क्या होता है, कॉपर 1 में है, अब वो कॉपर 1, अब एक चीज़ याद रखना, कॉपर से ऑक्सीजन में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। चार्ज ट्रांसफ़र होने के लिए सिस्टम्स को पास में, प्रॉक्सिमिटी में होने पड़ेगा, विसिनिटी में होना पड़ेगा एक दूसरे के। तो जो कॉपर 1 होता है वो उसी सुपर ऑक्साइड के विसिनिटी में होता है, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, तुम्हारा सुपर ऑक्साइड, कन्वर्ट होता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, ओके। तो वो पेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस की वजह से हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाते हैं, और वहाँ पर तुम्हारा वो SOD क्रिएट हो जाता है, SOD सेंटर जिसमें कॉपर 2 होता है, क्योंकि जब वो ऑक्सीडेशन शो कर दिया, कॉपर 1 से कॉपर 2 में चला गया, तो अब क्या होगा, वो कॉपर से अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था, तो पहले वो नाइट्रोजन आके ऐड होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, फिर उसी कार्बन से एक और वाटर आके ऐड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, वापस से तुम्हारा वो रिएजेंट क्रिएट हो गया। तो ऐसे अब यहाँ पर देखो दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया O2 में, रिडक्शन हो गया H2O2 में। बात समझ में आई गई? तो यहाँ तक ये सारे प्रोसीजर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या हुआ, तो सुपर ऑक्साइड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, SOD से बाइंड होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर 2 कन्वर्ट हुआ कोई किस में, कॉपर 1 में, कॉपर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, इसके बाद कॉपर 1 अलग हो गया, फिर अब वो क्या होगा, वो ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ सुपर पेरोक्साइड में, फिर ऑक्सीजन में, और वो अलग हो गया ऑक्सीजन, फिर दूसरा सुपर ऑक्साइड आया, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हुआ, फिर वो इजीली इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, किसकी इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर 1 की, कॉपर 1 कॉपर 2 में गया, वापस से SOD विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 4 क्रिएट हो जाता है, वापस से SOD, फिर वो साइकिल चलने लगती है, ठीक है। ऐसे तुम्हारा मैग्नीज SOD होता है, मैग्नीज SOD में मैग्नीज सटल होता है। देखो जिंक कॉपर SOD में कॉपर सटल था, कॉपर 1 कॉपर 2 में, और मैग्नीज में क्या होता है, मैग्नीज सटल होता है, मैग्नीज 2 मैग्नीज 3 में, ठीक है।
बहुत इजी होता है। एक्टिव साइट तुम्हारा मैग्नीज सेंटर होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन इन्वायरमेंट जो होता है, देखो 3 हिस्टिडीन होते हैं, एक एस्पार्टिक एसिड होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल होता है। एक और चीज़ बताना था, कभी कभी सुपर ऑक्साइड रिडक्टेज के केस में तुम्हारा आयरन सेंटर भी काम में आ जाता है। मैंने बताया था बैक्टीरिया में आयरन मैग्नीज आयरन एसओडी होता है, ठीक है, आई थिंक। या तो आयरन कैसे वहाँ पर आयरन का एक्टिव सेंटर हो जाता है। अगर इन केस अगर आयरन एक्टिव सेंटर होगा तो होता है, तो सुपर ऑक्साइड रिडक्टेज में जब आयरन एक्टिव सेंटर होगा या सेटल होगा, आयरन 2 आयरन 3 में सेटल चेंज होता रहता है। तो उस केस में 3 हिस्टिडीन होता है, 4 हिस्टिडीन होता है और एक 16 ग्रुप जुड़े होते हैं, ठीक है, आयरन 2 से। अब आयरन 2 इसलिए आयरन 3 में कन्वर्ट होगा, क्यों, कोई बता सकता है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि आयरन 2 पे इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है बिकॉज ऑफ पाई डोनर कैरेक्टर ऑफ S-। याद है तुम, मैंने बताया 4 हिस्टिडीन होता है और एक 16 ग्रुप होता है। 16 जो होता है सल्फर, वो S- फॉर्मेट में ऐड होता है और S- तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पाई डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयरन पे इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि वो इजीली तुम इलेक्ट्रॉन आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर तुम बोल रहे हो कि यार हमने पढ़ा था यार कि कॉपर के केस में वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों करता था, लेकिन तुम बोल रहे हो कि आयरन के केस में सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करेगा। उसका रीज़न क्या है, ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करेगा? तो देखो अब होता क्या है कि आयरन ने इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट किया और वो कन्वर्ट होगा आयरन 3 में। अगर आयरन 3 में कन्वर्ट हो गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन था कौन एक्सेप्ट करेगा? सुपर ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। इजंट इट? रिड्यूस हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि तुम वो वापस, क्या तुम्हारा आयरन 3 आयरन 2 में नहीं जा सकता? अगर गया, ऑब्वियसली बात जा सकता है, पोटेंशियल अलाउ करता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट आयरन एक्सेप्ट करेगा कहीं से, तो हाँ वो पेरोक्साइड, उस केस में क्या होगा, सुपर ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो वो ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पर आयरन +3 आयरन +2 आराम से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका रीज़न ध्यान समझो। आयरन +3 में होता है, तो उसके केस में क्या होता है, उस +3 को स्टेबलाइज करने के लिए एक एमिनो एसिड और रह जाता है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट क्या करता है, वहाँ भी ऑक्सीजन O- फॉर्मेट में ऐड होता है। इनिशियली जब आयरन +2 में था तो वहाँ पर S- से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आयरन 2 पे बढ़ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऑक्सीडाइज कर लिया। लेकिन आयरन 3 पे भी अभी S- जो है ऐड है, अभी भी इसके साथ 4 हिस्टिडीन है, एक 16 है और ऊपर से एक और ग्लूटामेट आ जाता है, वो भी S- फॉर्मेट में ऐड होकर। तो समझ सकते हो आयरन सेंटर पे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, कि अब वो इलेक्ट्रॉन फर्दर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अगर सुपर ऑक्साइड इन केस इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए सुपर ऑक्साइड रिडक्टेज के केस में आयरन अगर सेंटर होता है तो वो बहुत अच्छा सेंटर होता है, वो इजीली सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन ही शो करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास SOD।